दोस्तों नमस्कार। आपका इस लाइव क्लास में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं 6 से 7 कुछ विषयों पर प्रकाश डालूंगा। कल टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण नेट स्लो चल रहा था, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाया। फिर भी कल के जो टॉपिक्स थे, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी अर्बन पैक्ट, गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, ये कल मैंने वीडियो बना के यूट्यूब में डाला है। ये आपको यूट्यूब में उपलब्ध हो जाएंगे, इसलिए जो भी डिसकंटिन्यू हुआ है इसे आप यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, जो हमारे गुरुकुल आईसीएस का यूट्यूब चैनल है। तो मित्रों, आज हम आगे के विषयों पर चर्चा करेंगे और हमारे इस विषय में सबसे जो आज का विषय है त्रिपुरी अधिवेशन। तो कांग्रेस की स्थापना से लेकर आने वाले समय तक दिसंबर के प्रत्येक वर्ष में दिसंबर के अंतिम कार्य दिवस में यानी 31 दिसंबर को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था। उसमें अध्यक्ष का पद निश्चित होता था और वार्षिक जो भी कांग्रेस जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती थी उसे अपने घोषणा पत्र में घोषित करती थी। तो ऐसा ही 1939 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मध्य प्रांत के जबलपुर के त्रिपुरी में हुआ। और जब अधिवेशन प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष गांधीवादी नेता पट्टाभी सितार मैया घोषित किए गए, लेकिन सुभाष चंद्र ने इस बात का विरोध किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि कांग्रेस एक प्रजातांत्रिक राजनीतिक दल है, इसलिए अध्यक्ष पद का निर्धारण प्रजातांत्रिक तरीके से होना चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस स्वयं अध्यक्ष पद के दावेदार बने। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1938 में 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा में हुआ था और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे पहली बार। उनको कांग्रेस में आए हुए 18 वर्ष हो चुके थे। 18 वर्ष बाद उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 1939 में उन्होंने अपनी पुनः दावेदारी पेश किया। चुनाव हुआ और चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधीवादी नेता पट्टाभी सितार मैया को पराजित किया। इस तरह से त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के पुनः अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। इस घटना से महात्मा गांधी काफी दुखी हुए, व्यथित हुए और महात्मा गांधी ने मीडिया में अपना वक्तव्य दिया कि पट्टाभी की हार गांधी की हार है। उस समय के जो समाचार पत्र थे उन सब की हेडलाइंस थी कि गांधी ने कहा कि पट्टाभी की हार गांधी की हार है। इस घटना से और गांधी के रवैये से व्यथित होकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। साथियों,
चूंकि सुभाष चंद्र बोस का एक महत्वपूर्ण ये ऐतिहासिक घटना थी उनसे संबंधित, इसलिए थोड़ा मैं सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय पर भी प्रकाश डालूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस एक देशभक्त, आमूलचूल परिवर्तनवादी, राष्ट्र के एक प्रमुख नेता थे। बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। देशभक्ति, राष्ट्र अभिमान इनमें कूट कूट के भरा हुआ था। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और 1920 में इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त किया। ये बाल्यकाल से ही इनकी सोच में राष्ट्रीय चिंतन सर्वोपरि था और ये उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। स्वदेशी शासन इनको बेहद पसंद था। और स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद ये 1920 में लंदन में आयोजित आईसीएस की परीक्षा में शामिल हुए और आईसीएस बने। लेकिन उन दिनों भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था और इन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा कि पिताजी, देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन चल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस आईसीएस के पद से ज़्यादा जरूरी मेरे लिए देश की आज़ादी के संघर्ष में भाग लेना है। पिताजी ने भी कहा, सुभाष, जैसा तुम्हें उचित लगे। 1921 में गांधी और चित्तरंजन दास के प्रभाव में आकर सुभाष चंद्र बोस असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और जब 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार करना है, यह तय हुआ, तो कोलकाता में जो बहिष्कार कार्यक्रम था उसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद सुभाष चंद्र बोस काफी व्यथित हुए। गांधी की उन्होंने आलोचना किया और वो चित्तरंजन दास के समीप आए। चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु भी थे, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे और कांग्रेस से स्वराज पार्टी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आ गए। इसके बाद 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हरिपुरा अधिवेशन में। 1939, जो कि मैंने घटना का जिक्र किया, त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने। पट्टाभी को, गांधी जी के प्रतिनिधि को बुरी तरह पराजित किया और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से अलग होने के बाद 1939 में इन्होंने अपना एक राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। कुछ प्रदेशों में आज भी फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रहा है। फिर कोलकाता में 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक स्टैच्यू था हॉलवेल का, अंग्रेज अधिकारी का, उसे हटवाने के लिए अनशन प्रारंभ कर दिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया।
और जब उन्हें जेल में बंद रखा गया तब उन्होंने शासन को चुनौती दिया और नेताजी ने कहा कि आप लोग मुझे मुक्त कर दीजिए, अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा, क्योंकि यह मेरे वश में है कि मैं जीवित रहूं या मरूं। शहादत धर्म का बीज होती है और मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि दास्ता मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने सरकार को चेतावनी दिया और सरकार डरी। उसके बाद सरकार ने उनको जेल से बाहर निकालकर उनका कोलकाता में एल्गिन रोड में निजी आवास था, उस आवास में सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता को लेकर बहुत चिंतित थे और कांग्रेस का जो एक बड़ा वर्ग था उस वर्ग की नीतियां उन्हें पसंद नहीं थीं। वो स्वतंत्रता के साथ ही साथ आम जनमानस में देशभक्ति भाव जागृत हो और वो स्वतंत्रता के लिए तैयार हो। स्वतंत्रता प्राप्ति जब हो तो स्वतंत्रता का अर्थ देश की जनता समझे, इस बात के लिए भी देश की जनता को तैयार करना है, इस बात पर भी वो जोर देते थे। और उनको उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। भारत विभाजन के बहुत पहले ही, लगभग 10 वर्ष पहले, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को और कांग्रेस के सभी बड़ी नेताओं को यह बताने का प्रयास किया था कि यदि कांग्रेस की नीतियां इसी तरह से चलती रहीं तो भारत विभाजन की ओर जा रहा है और इस भारत के विखंडन को या भारत में जो एकल राष्ट्रवाद की विचारधारा है जो आदिकाल से चली आ रही है, यदि उसे रोकना है तो उसके लिए अभी से प्रयास करने होंगे। लेकिन गांधी सहित कांग्रेस के किसी भी नेता ने सुभाष चंद्र बोस के इस विचार को महत्व नहीं दिया और ये घर में कैद हो गए, नजरबंद हो गए। इनके मस्तिष्क में पूरी तरह से जो विचार आ रहे थे वो देश की आज़ादी के लिए थे। फिर इस समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था 1939 से। तो देश की आज़ादी के लिए संपूर्ण विश्व में जो भारतीय रह रहे हैं उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए कोई योजना बनाई जाए। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, ये जर्मनी का जो चांसलर था हिटलर, जिसे फ्यूरर की उपाधि दी गई, उस उपाधि से भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफी प्रभावित थे और उनसे भी मिलकर भारत की आज़ादी के लिए सहयोग की अपेक्षा, सहयोग का निवेदन करना चाहते थे। और इसी समय नेताजी ने अपना नाम, पहचान बदली, पासपोर्ट बनवाया, भारत से अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से इटली गए, इटली से होते हुए जर्मनी गए। जर्मनी के चांसलर ने, हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया और भारत की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से सहयोग करने का आश्वासन दिया हिटलर ने। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और सिंगापुर में उनको आजाद हिंद फौज की कमान सौंप दी गई। आजाद हिंद फौज ने एक बहुत बड़े हिस्से में अपना परचम लहराया था। उसकी चर्चा मैं आजाद हिंद फौज में करूंगा। और अगस्त 1945
18 अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945 में नेताजी हवाई जहाज से टोक्यो के लिए रवाना हुए और विमान दुर्घटना में उनका देहावसान हो गया। लेकिन इनकी मृत्यु आज भी संदिग्ध है। अनेक समाचार पत्रों ने, अनेक अखबारों ने और उनके साथ जिन लोगों ने कार्य किया था उन लोगों ने भी कई बार ये पुष्टि किया कि सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु की खबर है या जो मृत्यु हम मान रहे हैं यह संदिग्ध है। इस तरह से संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले एक महान देशभक्त की मृत्यु का दिन भी हमारे देशवासियों को पता नहीं है। उनकी मृत्यु को लेकर फिर राजनीति हुई। आज़ादी के बाद उनकी मृत्यु की जांच करने के लिए कि मृत्यु हुई है या नहीं, आयोगों का गठन किया गया। उसमें एक प्रमुख आयोग है मुखर्जी आयोग। आयोग ने सिफारिश किया, लेकिन उन सिफारिशों को भारत सरकार ने कभी भी बाहर नहीं किया। देश की जनता को यह पता नहीं है कि मृत्यु से संबंधित जांच के लिए जो आयोग बने, उन आयोगों ने मृत्यु को लेकर क्या सुझाव दिए, क्या सिफारिश किए, क्या स्टडी किया, ये देश की जनता को इससे परिचित नहीं कराया गया, अंधकार में रखा गया। फिर सुभाष चंद्र बोस के घर वालों की जासूसी कराई गई। आज़ादी के बाद आज़ाद भारत की सरकार ने ऐसे महान देशभक्त व्यक्ति के घर की जासूसी कराया। आज़ाद हिंद फौज ने जो सोना प्राप्त किया था, सोना जीता था, उस सोने का, उस गोल्ड का भारत सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है। राजकोष में उसका कोई हिसाब नहीं है, उसको जमा नहीं किया गया। ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां देश के इतिहास में हुई हैं। ऐसे अनेकों गलतियां जिनका प्रश्न देश की जनता आज भी चाहती है, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर देने में हमारे राजनीतिक दल सक्षम नहीं है। इस तरह सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने एक उनकी घटनाओं से संबंधित कुछ बात रखा और मैं चर्चा कर रहा था 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस से बाहर होने के बाद विमान दुर्घटना, उनकी जीवन लीला समाप्त होने तक का मैंने जिक्र किया। आज़ाद हिंद फौज में उनकी भूमिका को और मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। हमारा अगला टॉपिक है अगस्त प्रस्ताव। तो भारत में हम देख रहे थे कि संवैधानिक समस्याओं को लेकर बहुत ही द्वंद्व चल रहा था। उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में जो प्रयास थे सरकार को विफल हो रहे थे। इन परिस्थितियों में जो समय के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ने अगस्त 1940 में कुछ घोषणाएं की जिसे भारत के इतिहास में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव की प्रमुख घोषणाएं थीं कि भारत में वायसराय की सलाहकारी परिषद में विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की जाएगी। दूसरी सिफारिश ये थी, घोषणा ये थी कि अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना कोई भी संवैधानिक सुधार या संवैधानिक निर्णय नहीं किया जाएगा। फिर तीसरी घोषणा थी कि युद्ध के बाद युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। देश में संविधान सभा का निर्माण हो,
यह मांग भारतीय राजनेताओं द्वारा बहुत लंबे समय से हो रही थी, लेकिन पहली बार औपचारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त मोशन में इस बात को स्वीकार किया कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एक घोषणा यह भी थी कि युद्ध के पश्चात सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना एवं संवैधानिक विकास क्रम के विषय में सब विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, डिस्कोर्स किया जाएगा। इस तरह से अगस्त प्रस्ताव की डिक्लेरेशन थी, घोषणाएं थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणाओं को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह भारतीयों की इच्छा के अनुरूप नहीं था। इसमें कहीं भी औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने का जिक्र नहीं था, उल्लेख नहीं था। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि इस अगस्त प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के हितों में घोषणा की गई थी कि अल्पसंख्यकों के विश्वास को सरकार जीतने का प्रयास करेगी, अर्थात अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान रखा जाएगा। इस बात से मुस्लिम लीग काफी प्रसन्न हुई और मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस तरह से यह अगस्त प्रस्ताव भारतीयों को प्रलोभन देकर, भ्रमित करके उनको घुमाने फिराने का प्रयास किया गया, जबकि सरकार कुछ हमको देना नहीं चाहती थी। ये 1940 का अगस्त प्रस्ताव था। इसके बाद हम चर्चा करेंगे क्रिप्स मिशन 1942। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार संकट में थी। भारत में जापान के आक्रमण का भी भय बना हुआ था। जापान, ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के विरोधी थे। जापान धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत था, जबकि ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत आता था। तो भारत में जापान के आक्रमण का भी खतरा था। इन विषम परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर जो ब्रिटेन के साथ मित्र राष्ट्र थे, वो ब्रिटेन के ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे कि भारत के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए। इन स्थितियों में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक डेलीगेशन, शिष्टमंडल भारत भेजने का निर्णय किया। इसे ही क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। 30 मार्च 1942, 30 मार्च 1942 को यह शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन भारत आया और उसने 2 प्रकार की घोषणाएं की। एक घोषणा थी दीर्घकालीन, जो युद्ध के बाद लागू होनी थी।
दूसरी घोषणा थी तत्कालीन, जो तुरंत ही लागू होनी थी। तो दीर्घकालीन घोषणाएं थी। उन घोषणाओं में यह था कि भारतीय अपना संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। दूसरी घोषणा थी अल्पसंख्यकों की हितों को ध्यान में रखा जाएगा और उनके हितों को ध्यान में रखकर नीति योजना कानून बनाए जाएंगे। तीसरी घोषणा थी देशी रियासतों को संघ में शामिल होने या न होने की छूट होगी। चौथी घोषणा थी कि राष्ट्रमंडल में भारत को शामिल होने या न होने की पूरी आजादी होगी, स्वतंत्रता होगी। राष्ट्रमंडल विश्व का ऐसा संगठन था जिसमें वो सारे दो देश शामिल हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रमंडलीय संगठन में भारत शामिल हो अथवा ना हो, इसके लिए स्वेच्छा थी। यानी ब्रिटेन ने भारत को कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया था। तत्कालीन सिफारिश ये थी कि न केवल युद्ध के समय बल्कि युद्ध के बाद भी भारत के रक्षा का दायित्व तो ब्रिटिश सरकार का होगा और इस रक्षा का कार्य करने के लिए एक भारतीय व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा। इस तरह से क्रिप्स मिशन भारत आया। उसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किया। संपूर्ण देश ने, कांग्रेस ने, साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने इस मिशन का विरोध किया। महात्मा गांधी ने कहा कि यह मिशन पोस्ट डेटेड चेक है, दिवालिया बैंक के नाम पर। मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया क्योंकि पृथक मुस्लिम राज्य की मांग के बारे में इस मिशन ने कोई सिफारिश नहीं किया, क्योंकि अब मुस्लिम लीग पूरी तरह से 1940 जो लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में जिन्ना ने कहा था कि हमें पृथक मुस्लिम राष्ट्र के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए और जब तक मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन जाता, पाकिस्तान नहीं बन जाता, तो हम इस मांग पर अड़िग रहेंगे, हम झुकने वाले नहीं हैं। 1940 लीग के लाहौर अधिवेशन के बाद लगातार जो मुस्लिम लीग थी, इसने पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की जिद पकड़ लिया। क्योंकि मिशन ने मुस्लिम राज्य की मांग को लेकर या पृथक राज्य की मांग को लेकर कोई सिफारिश नहीं किया, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। इन सारे विरोधों के कारण ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन की सिफारिशों को वापस ले लिया। वस्तुतः, निष्कर्षतः ब्रिटिश सरकार क्रिप्स मिशन के माध्यम से भारतीयों को कुछ देना नहीं चाहती थी। इस मिशन के माध्यम से भारतीयों को भुलावे में रखकर उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए और मित्र राष्ट्रों को प्रसन्न करने के लिए यह दिखावा मात्र था। इस मिशन के माध्यम से सरकार स्वयं किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंचना नहीं चाहती थी। यह सरकार का एक दिखावा मात्र था। इस तरह से क्रिप्स मिशन था। उसके बाद आजाद हिंद फौज 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
सिंगापुर के पतन के बाद जापानी सैनिकों ने ब्रिटिश भारतीय सेना को बंदी बना लिया। इसी समय जापानी मेजर फुजीवारा ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों में कैप्टन मोहन सिंह को भारत की स्वतंत्रता के लिए जापान के सहयोग से लड़ने के लिए राजी कर लिया और 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। लेकिन जापानी सरकार से मतभेद होने के कारण यह फौज सक्रिय नहीं हो पाई। इसी समय 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का अध्यक्ष बना दिया गया और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। आजाद हिंद फौज को भारत लाना और स्वतंत्र भारत की सरकार बनाना, ऐसा नेताजी ने आह्वान किया और इसी समय पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह नारा दिया। इसके अलावा जय हिंद, इसके अलावा दिल्ली चलो, ये सारे नारे सुभाष चंद्र बोस ने दिए। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो से महात्मा गांधी से आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा कि हे राष्ट्रपिता, भारत की आजादी के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। इस पवित्र और पुनीत कार्य में आप हमें आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रदान करें। ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी, राष्ट्रपिता कहकर गांधी को संबोधित किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, उसे अलग अलग ब्रिगेड में बांटा। गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड, अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड, महिला रेजिमेंट को रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, क्योंकि आजाद हिंद फौज में महिलाएं भी शामिल थी बड़ी संख्या में। जो सुभाष चंद्र ब्रिगेड थी उसके सेनापति थे शहनवाज खां। नेताजी ने एक अस्थायी सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा जिसे धुरी राष्ट्रों ने अनुमति प्रदान कर दिया। जापान ने अपने जीते हुए क्षेत्र अंडमान निकोबार फौज को सौंप दिए और नेताजी ने इनका नाम बदलकर स्वराज एवं शहीद द्वीप रख दिया। अंडमान का नाम स्वराज द्वीप और निकोबार का नाम शहीद द्वीप। आजाद हिंद फौज जापान के सहयोग से लगातार हमला करने लगी। फौज ने वर्मा को जीता। वर्मा और भारत के बीच जो चौकी है माडो, इसको ही फौज ने जीत लिया। इम्फाल कोहिमा क्षेत्र, वर्तमान मणिपुर,
ये सारे क्षेत्र जो थे फौज के नियंत्रण में आ गए। लेकिन दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ब्रिटेन से पराजित हुआ, यानी मित्र राष्ट्र विजयी हुए और धुरी राष्ट्र हारे। जापान द्वारा ब्रिटेन से हार स्वीकार करने के कारण आजाद हिंद फौज को जो जापानी सहायता प्राप्त हो रही थी वह जापानी सहायता मिलना बंद हो गई। आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद जो आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे, सेनापति थे, शहनवाज खां, गुरुदयाल ढिल्लो, पीके सहगल, इनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और मृत्युदंड का आदेश दिया। फिर भारत के उस समय के स्थापित वकीलों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भूलाभाई देसाई ने, कैलाशनाथ काटजू ने, इन सब ने लाल किले में इन अधिकारियों के मुकदमे की पैरवी की, इनका पक्ष रखा और इन तीनों अधिकारियों की सजा के विरोध में, दंड के विरोध में संपूर्ण देश की जनता सड़कों में आ गई। नारे लगाए गए, लाल किला को तोड़ दो, इन अधिकारियों को छोड़ दो। इस तरह से जब जनता का दबाव बना, सरकार को अपने निर्णय को वापस लेना पड़ा और इन अधिकारियों को मृत्युदंड नहीं हुआ बल्कि इन्हें सजा मुक्त कर दिया गया। इसी समय ही 1945 में सुभाष चंद्र बोस हवाई जहाज से टोक्यो जा रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि विमान दुर्घटना में उनका देहावसान हो गया, जबकि मृत्यु आज भी उनकी स्पष्ट नहीं है, यह संदिग्ध है और आज भी इसका स्पष्ट उत्तर देश की जनता को प्राप्त नहीं हुआ। वस्तुतः आजाद हिंद फौज अपने व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही, स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने, कार्यकर्ताओं ने देश के लिए जो त्याग और बलिदान किया, वह त्याग और बलिदान हमेशा आदर के साथ स्मरण किया जाएगा। इस तरह से आजाद हिंद फौज, उसके बाद हमारा जो अगला प्रमुख विषय है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता इतिहास का महत्वपूर्ण अंतिम आंदोलन था। यह आंदोलन नेतृत्वविहीन था। इस आंदोलन का कोई भी औपचारिक घोषित नेतृत्व नहीं था, बल्कि आम जनमानस ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस समय की जो प्रमुख परिस्थितियां थीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उन परिस्थितियों के कारण भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ हुआ। इन परिस्थितियों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा भारत पर आक्रमण का खतरा, क्योंकि जापान लगातार सिंगापुर, मलाया, म्यांमार ये जीतते हुए आगे बढ़ रहा था, तो भारतीयों को ये खतरा था कि कहीं भारत पे आक्रमण ना कर दे। दूसरा, क्रिप्स मिशन की विफलता, क्रिप्स मिशन से उपजा असंतोष। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की आर्थिक दुर्गति, महंगाई, बेरोजगारी, कर वृद्धि, गरीबी, इन सारी परिस्थितियों के कारण
महात्मा गांधी का अंग्रेजों के प्रति जो रवैया था वह बदला और महात्मा गांधी ने हरिजन में, उनका जो साप्ताहिक अखबार था हरिजन, उसमें लिखा कि अंग्रेजों, भारत को भगवान भरोसे छोड़कर चले जाओ, भारत को जापानियों के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़कर चले जाओ। फिर महात्मा गांधी ने जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। जब यह प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस के भीतर ही कई लोगों ने विरोध किया। स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार पर वार करने जा रहे हैं, जिसकी मार उल्टा हमें ही पड़नी है। महात्मा गांधी ने प्रतिक्रिया में कहा कि मैं भारत की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। और उसके बाद फिर से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बंबई के ग्वालियर टैंक में हुई। इस ऐतिहासिक बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का जो प्रस्ताव था, निर्णय था, इसे अनुमति प्रदान की गई। इसके पहले 1 अगस्त 1942 को कांग्रेस के नेताओं ने इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया था। ग्वालियर टैंक में अनुमति मिलने के बाद महात्मा गांधी ने लगभग 70 मिनट का अपना भाषण दिया। जब गांधी ने भाषण दिया तो पट्टाभी सितारमैया ने कहा कि वास्तव में उस दिन गांधी जी अवतार एवं पैगंबर की शक्ति से प्रेरित होकर बोल रहे थे। आंदोलन के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा के स्तर पर जितना व्यापक आंदोलन हो सकता है करना चाहिए। अहिंसात्मक तरीके से व्यापक जन संघर्ष का आह्वान किया और अपना प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। भारत छोड़ो आंदोलन की कोई निश्चित रूपरेखा, कार्य पद्धति, चरण निश्चित नहीं किए गए थे, लेकिन यह कहा गया था कि पूर्ववर्ती जो भी आंदोलन हैं, हुए हैं, उन सारे आंदोलनों की जो रूपरेखा थी, कार्य पद्धति थी, उसका पालन अभी भी किया जाएगा। अर्थात स्वदेशी का प्रयोग, विदेशी का बहिष्कार, शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से सरकार के प्रति विरोधी रवैया, असहयोग, ये सारी कार्य योजना घोषित नहीं की गई, न निश्चित की गई, लेकिन पूर्ववर्ती आंदोलनों की सारी कार्य योजना का अमल किया जाएगा। आंदोलन प्रारंभ हुआ और उसी दिन रात्रि 12 बजे, यानी 8 अगस्त की रात्रि 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर सरकार ने चलाया और कांग्रेस सहित, गांधी सहित कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे, अलग अलग प्रांतों से आए हुए थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। जो जहां मिला वहां से गिरफ्तार किया गया, स्टेशनों से, सड़कों से। गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया
और जो कांग्रेस के अन्य नेता थे उन्हें अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। इस तरह से आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। नेतृत्व विहीन होने के बाद भी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। संपूर्ण देश की भांति हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के भी अनेक नेताओं को अधिवेशन से वापस आ रहे थे तो उनको मलकापुर में गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रांत की सीमा थी मलकापुर, वहां से अनेक कांग्रेस के जो नेता कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने गए थे उनमें प्रमुख तौर पर पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र, खूबचंद बघेल, यति यतनलाल, बिलासपुर के रामगोपाल तिवारी, कुंज बिहारी अग्नोत्री, महंत लक्ष्मी नारायण, ऐसे अनेक छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और देश की भांति छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग क्षेत्रों में, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, इन क्षेत्रों में आंदोलन का व्यापक प्रभाव दिखा। बिलासपुर में बैरिस्टर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद, राजकिशोर वर्मा, कालू चरण, इन सब ने बिलासपुर में आंदोलन का नेतृत्व किया। रायपुर में कमल नारायण वर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री, जय नारायण पांडे, भगवती चरण शुक्ल, दुर्ग में नरसिंह प्रसाद, गणेश सिंगरौल, रत्नाकर झा, इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन को गति और दिशा दी छत्तीसगढ़ प्रदेश में। जब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया उसी समय रायपुर में स्कूल, कॉलेज, बाजार बंद करा दिए गए और एक बहुत ही विशाल जनसभा का आयोजन किया गया गांधी चौक में। और इस सभा का नेतृत्व किया रणवीर सिंह शास्त्री ने। प्रदेश के एक प्रमुख नेता थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह, उनको नागपुर में झंडा फहराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्ग में रघुनंदन सिगरौल थे, उन पर कचहरी में आग लगाने का आरोप था, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। रणवीर सिंह शास्त्री रायपुर में विशाल सभा का आयोजन किया, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ईश्वरीचंद शुक्ल व नारायण दास राठौर, इन्होंने टेलीफोन कनेक्शन काटे थे, लेटर बॉक्स बंद किए थे, इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई। इस तरह से संपूर्ण प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदेश के स्थापित नेताओं ने पूरी ताकत से ब्रिटिश शासन का विरोध किया। 1942 में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बंबई में हुआ। तब रविशंकर शुक्ल और द्वारका प्रसाद मिश्र ये मध्य प्रांत से अधिवेशन में भाग लेने गए। तो मैंने थोड़ा सा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, इन घटनाओं का भी मोटा मोटा मैंने जिक्र किया, उल्लेख किया। उसके बाद सरकार के अत्याचार के कारण जन आक्रोश बढ़ता गया और अनेक मजदूरों ने, अहमदाबाद, जमशेदपुर, बंबई के मजदूरों ने व्यापक हड़ताल किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां भी चलती रहीं। क्रांतिकारियों ने अनेक स्थानों में समानांतर सरकारें चलाईं। संयुक्त प्रांत में बलिया एवं बस्ती
यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे चित्तू पांडे। महाराष्ट्र में सतारा, यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे वाई.एस. चौहान। इस तरह से महाराष्ट्र में बंगाल के मिदनापुर, महाराष्ट्र के सतारा, संयुक्त प्रांत के बलिया और बस्ती, इन सारे क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार चलाने का निर्णय लिया और चलाई भी। जनता ने आक्रोश के कारण रेल की पटरियां उखाड़ी, कई स्थानों पर ट्रेनों को जला दिया। इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ने लगीं। जगह जगह पर अनेक हिंसक किसान विद्रोह हुए। इन हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए महात्मा गांधी जेल में थे, इसलिए हिंसक गतिविधियों को न रोका जा सकता था और न ही आंदोलन को वापस किया जा सकता था। आंदोलन नेतृत्वहीन होने के बाद भी स्वतः स्फूर्त रहा। इस स्वस्फूर्त का कारण था देश के मजदूर, युवा और किसान। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, इन लोगों ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन को दिशा प्रदान की। इसी समय एक गांधीवादी नेता थी उषा मेहता। उन्होंने बंबई से लगातार गुप्त रूप से भारत छोड़ो आंदोलन का रेडियो प्रसारण किया। इस तरह से प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। नेतृत्व न होने के कारण भी यह आंदोलन चलता रहा। फिर भी चूंकि आंदोलन असंगठित था, अनियोजित था, सरकार के उच्च अधिकारी कर्मचारी सरकार के प्रति सहयोग का रवैया अपना रहे थे। आंदोलनकारियों के पास सीमित संसाधन थे। कांग्रेस के ही कई उदारवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त नहीं था। भारत के अनेक उस समय के राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का विरोध किया था। इन सारे कारणों से ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन का दमन किया और आंदोलन को कुचलने में सरकार सफल रही। भारत छोड़ो आंदोलन का अनेक दलों ने विरोध किया। उस समय के साम्यवादी दल, अकाली दल, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, इन सभी दलों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने तो कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन देश की आज़ादी के लिए नहीं है, बल्कि यह हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए है और इस आंदोलन से मुसलमानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है, यह मुसलमानों के आघात के लिए है। स्वयं उदारवादी नेता थे चित्तरंजन दास थे। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन असामयिक और अविचारणीय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपन से भरा कृत्य है। इस तरह से भारत के अनेक लोगों ने आंदोलन का विरोध किया, लेकिन फिर भी यह आंदोलन इतना व्यापक था, इस आंदोलन में नेतृत्व न होने के बावजूद भी जनता का इतना उत्साह था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। चीन के मार्शल थे चियांग काई शेक, उन्होंने पत्र लिखा कि ब्रिटेन के लिए सर्वश्रेष्ठ नीति यह होगी कि अब उसे भारत को आजाद कर देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और भारत की आजादी के लिए ब्रिटेन को संदेश दिया। इस समय का जो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, उसे कहना पड़ा
कि यह 1857 की क्रांति के बाद से अब तक का सबसे बड़ा विप्लव था। सरदार पटेल ने कहा कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में ऐसा विप्लव मैंने कभी नहीं देखा जो पिछले 3 वर्षों में देखा। मुझे भारतीयों पर गर्व है। इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने कुचल दिया, लेकिन फिर भी भारत छोड़ो आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए भारतीयों द्वारा किया जाने वाला अंतिम महान प्रयास था। इस आंदोलन के कारण सरकार दहशत में आई और इस आंदोलन ने सरकार को अब स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया कि अब भारत की जनता की इच्छा के विरोध में भारत में शासन करना संभव नहीं है और भारत की जनता अब संपूर्ण स्वतंत्रता के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहती है। तो साथियों, ये मेरा आज का अंतिम विषय था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद हम कल 6 से 7 बजे फिर से जो टॉपिक बचे हुए हैं, बहुत कम ही बचे हुए हैं, और हम कल ही प्रयास करेंगे कि देश की स्वतंत्रता तक हम पहुंच जाएं। बेबिल प्लान है, शिमला सम्मेलन है, कैबिनेट मिशन योजना है, माउंटबेटन योजना है और देश की आज़ादी है। इन 3-4 टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे और कल जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है, मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये समाप्त हो जाएगा। नमस्कार।